साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के भूगोल के द्वितीय पेपर संसाधन और पर्यावरण के टॉपिक रिसोर्स पर चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम संसाधन और इसका अर्थ व परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संसाधन का क्या अर्थ है इसको समझेंगे। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं और रिसोर्स जो शब्द है वो अंग्रेजी के दो शब्दों री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। री का अर्थ है पुनः, बार बार या लंबे समय तक, और सोर्स का अर्थ है साधन, विधि या उपाय। तो शाब्दिक दृष्टि से संसाधन का अर्थ है वो वे साधन, विधि या उपाय जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बार बार या लंबे समय तक करता है, उनको संसाधन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में संसाधन वे स्रोत है जिस पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहते हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, सौर ऊर्जा, भूमि, मृदा, जल, खनिज संसाधन, वनस्पति आदि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये मनुष्य के लिए संसाधन है। लेकिन मानव भी एक संसाधन है और संसाधन को बनाने वाला भी है। इस तरह मानव संसाधन और क्रिएटर ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन को बनाने वाला दोनों ही है। और ये जो संसाधन की परिभाषा है वो मनुष्य के उपयोगिता, कल्याण या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित है। और वे साधन या स्रोत जो मानव की और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनके उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन की विशेषताएं हैं वो ये है कि ये जो संसाधन होते हैं वो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। यानी जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया संसाधन का है वो ये है, वो चीज़, वस्तुएं या विधि जो मानव के लिए कल्याणकारी हो, उसके लिए उपयोगी हो या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उसको संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा जो है वो संसाधन है वो मनुष्य की उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता रखती है। और ये जो उद्देश्य पूर्ति की क्षमता है वो मानव के तकनीकी विकास और मानव के ज्ञान या नॉलेज पर भी निर्भर करती है, और उसी के आधार पर वो संसाधनों का विकास और निर्माण करता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। पाषाण काल में आदि मानव कंद मूल एकत्र करके अपना जीवन का निर्वाह कर रहा था, लेकिन उस समय भी खनिज और क्रूड ऑयल वो धरती के भूगर्भ में विद्यमान थे जैसा कि आज है। लेकिन उस समय पाषाण काल में न तो मानव को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खनिज तेल और क्रूड ऑयल और खनिजों की आवश्यकता थी, और न ही उसके पास ऐसी कोई तकनीक या विधि थी जिनके माध्यम से उनको वो निकाल सके और उनका वो एक्सप्लॉयटेशन या अवशोषण कर सके। लेकिन आधुनिक मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूगर्भ में इन खनिजों और क्रूड ऑयल को निकाला ही नहीं, बल्कि इनको रिफाइन करके और अपने विभिन्न कामों में लिया है। इस प्रकार जो तकनीक और ज्ञान है वो संसाधनों को बनाता है और उनकी क्षमताओं में वृद्धि करता है। अब हम संसाधनों की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो परिभाषा है वो एरिक वाल्टर जिमरमैन या E.W. जिमरमैन की है,
और ये एक रिसोर्स इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1933 में अपनी पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज में इस परिभाषा को बताया है। और उन्होंने कहा है, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट विच आर कंसिडर्ड टू बी कैपेबल ऑफ सर्विंग मैन्स नीड, दे आर गिवन यूटिलिटी बाय द कैपेबिलिटीज एंड वांट्स ऑफ मैन। इन्होंने मतलब दो चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है। एक तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात की है, और दूसरे उस पूर्ति में मानव अपनी क्षमताओं का यूज़ करता है, यानी टेक्नोलॉजी और अपने ज्ञान का यूज़ करता है। उसके बाद में जो दूसरी परिभाषा है वो समाज विज्ञान कोश या इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस की है, और इसके अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष है जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। तीसरी जो परिभाषा है वो पीई मैकनाल की है, और उन्होंने कहा है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसी तरह जेम्स फिशर ने भी इसको परिभाषित किया है, और फिशर ने कहा है कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। एक परिभाषा स्मिथ और फिलिप्स ने दी है, और उन्होंने कहा है, मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। इस तरह हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो मुख्य बात ये उभर के आती है कि वे जो संसाधन होते हैं वो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और इनमें मानव की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं द्वारा उनको उपयोगी बनाया जाता है। यानी उनको टेक्नोलॉजी और नॉलेज के हिसाब से उनको समाज के लिए उपयोगी बनाया जाता है। अब हम संसाधन की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो संसाधन की अवधारणा को जिमरमैन ने 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं। उसमें नंबर 1 है वह वस्तु जिस पर मनुष्य आश्रित हो या निर्भर हो। दूसरा, वह वस्तु जिससे मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तथा नंबर 3, मानव के अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक व बौद्धिक क्षमता संसाधन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम संसाधन की 2 महत्वपूर्ण विचारधारा या स्कूल्स पर चर्चा करेंगे। एक विचारधारा स्थैतिक विचारधारा है, स्टैटिक स्कूल है, और दूसरी है गतिक विचारधारा या डायनामिक स्कूल है। ये दो विचारधारा है वो संसाधनों से संबंधित है। और स्थैतिक विचारधारा का मानना है कि जो संसाधन है वो स्थैतिक तथा निश्चित होते हैं और इनके परिणाम में वृद्धि नहीं की जा सकती, और ये समय के साथ, उपभोग के साथ इनमें कमी आती रहती है। लेकिन वर्तमान समय में ये विचारधारा ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है और मान्यता प्राप्त भी नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा संसाधन की अधूरी परिभाषा देती है या उनको पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझा नहीं पाती है। ये संसाधन को भौतिक पदार्थ मात्र मानती है, जबकि भौतिक पदार्थ के अलावा
ऐसे और से तत्व है जो संसाधन है, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, निर्णय, तकनीक आदि ऐसे तत्व है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन संसाधन है और मानव के लिए कल्याणकारी और उपयोगी है। दूसरा, ये संसाधन को पूंजी मात्र मानता है, जबकि संसाधन पूंजी मात्र नहीं है, संसाधन गतिक है और ये ज्ञान और तकनीक के साथ इसमें वृद्धि और बढ़ोतरी होती है। दूसरी जो विचारधारा है वो गतिक विचारधारा है और वो ये मानती है कि जो संसाधन की अवधारणा है वो गतिक है, यानी इसमें समय, स्थान, परिस्थिति और तकनीकी विकास के साथ साथ संसाधन बनते रहते हैं और उनमें वृद्धि होती रहती है। और ये जो गतिक विचारधारा है, इसका जो मुख्य सारांश है वो ये है कि साधन होते नहीं बनते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। और ये जो लाइन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में कई बार आती है और इसको एक्सप्लेन या समझाने के लिए कहा जाता है। तो ये विचारधारा है वो संसाधन की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताती है। नंबर 1, संसाधन वो कार्यात्मक होते हैं। नंबर 2, संसाधनों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। और नंबर 3, संसाधन गतिक प्रकृति के होते हैं, यानी वो समय, स्थान और टेक्नोलॉजी के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। संसाधन कार्यात्मक होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो संसाधन होते हैं उसमें किसी समाज की या मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक क्षमता होती है या उसमें फंक्शनैलिटी होती है, और वही चीज़ फंक्शनैलिटी होती है, वही चीज़ उसकी संसाधन कहलाती है। और ये फंक्शनैलिटी या कार्यात्मकता है वो संसाधन के साथ साथ मानव के नॉलेज और तकनीकी विकास पर भी निर्भर करती है, और इसके द्वारा संसाधनों में अभिवृद्धि और उसमें गतिकता आ जाती है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे 1980 में भारत में कोकिंग कोल के जो भंडार थे वो 2000 मैट्रिक टन थे, और कोकिंग कोल है वो आयरन ओर को साफ करने के काम आता है और उससे लोहा बनाया जाता है। और 1980 में 2 टन कोल से 1 टन आयरन ओर को साफ किया जा सकता था और उससे लोहा बनाया जा सकता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि तकनीकी सुधार होने की वजह से और टेक्नोलॉजी में विकास होने की वजह से 1 टन कोकिंग कोल या कोयले से 2 टन आयरन ओर को साफ किया जा सकता है या उससे लोहा बनाया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि 1980 से वर्तमान समय तक जो कोकिंग कोल की जो कार्य क्षमता थी या फंक्शनैलिटी थी उसमें 4 गुना वृद्धि हो गई है। और अगर हम मान लें कि अब तक जो कोकिंग कोल था 1980 में 2000 मैट्रिक टन, उसमें से 500 मैट्रिक टन वो हम उपभोग कर चुके हैं, और शेष जो 1500 मैट्रिक टन कोकिंग कोल बचा है उसको अगर हम इस तकनीक से यूज़ करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 1500 गुना 4 यानी 6000 मैट्रिक टन कोकिंग कोल के या कोयले के बराबर हो जाती है। इस तरह हमने तकनीक के द्वारा जो कोयला है उसकी कार्य क्षमता या फंक्शनैलिटी को 4 गुना बढ़ा दिया है, और इस सिद्धांत को बोलते हैं छाया पुंज सिद्धांत। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा संसाधन की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि संसाधनों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। तो हम परिभाषा में ये देख चुके थे कि वो विधि, स्रोत, उपाय या तत्व
जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों या उसके लिए कल्याणकारी हो, उनको हम संसाधन मानते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे प्राचीन काल में नदी है, वो मनुष्य की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती थी, या इसको वो परिवहन के रूप में यूज करता था। लेकिन उसको इसके बाढ़ को रोकने के लिए आवश्यकता महसूस हुई, और इस आवश्यकता को यह तब तक नहीं पूरा कर सका जब तक इसने डैम या बांध बनाने की विधि को सीख नहीं लिया और नदियों में बहुउद्देशीय डैम नहीं बना लिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब मानव ने नदियों पे बहुउद्देशीय डैम बना लिए, तो मानव ने नदियों की जो कार्य क्षमता थी या फंक्शनलिटी थी उसको बढ़ा लिया था, और संसाधन में भी वृद्धि कर ली थी। उसके लिए बिजली का उत्पादन हो गया था, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता वो पूरे साल के लिए पर्याप्त मात्रा में हो गई थी, और तीसरा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम उसने कर लिया था, बाढ़ पे भी नियंत्रण कर लिया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव अपने ज्ञान और तकनीक के द्वारा संसाधनों का निर्माण करता है। इसी तरह एक हम दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। आज से हम अगर 50 साल पहले की बात करें, तो सौर प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश से हम विद्युत का उत्पादन नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी तकनीक आ गई है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके द्वारा सूर्य ताप को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मानव संसाधनों का तकनीक और ज्ञान के द्वारा संसाधनों का निर्माण कर सकता है। तीसरी जो इस विचारधारा की महत्वपूर्ण बात यह है कि संसाधन गतिक होते हैं, और इसमें तकनीक द्वारा वृद्धि और विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि हम भारत में कोकिंग कोल के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संसाधन वे साधन या विधि है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है, और इसके लिए दो विचारधाराएं, एक स्थैतिक विचारधारा, दूसरी गतिक विचारधारा। गतिक विचारधारा है वो संसाधनों को गतिक मानती है, और ये मानती है कि संसाधन में मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक द्वारा वृद्धि कर सकता है और नए नए संसाधनों का निर्माण कर सकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।